Good morning to all of you student. सिक्योरिटीज़ मार्केट ऑपरेशन, जिसमें कि आपका 2 यूनिट कंप्लीट हो चुका है। आपका 3rd यूनिट चल रहा है इस टाइम। 3rd यूनिट में लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था वो आपका था सेबी गाइडलाइंस फॉर बैंकर्स, जो कि आपका कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग वही कंटिन्यू करेंगे। उसमें आगे सेबी गाइडलाइंस फॉर बैंकर्स, हिंदी में इसे बैंकर्स के लिए सेबी के दिशा निर्देश। ओके, और हिंदी की जो नोट्स है वो मैं आप लोग को पीडीएफ के रूप में सेंड कर दूंगी, ग्रुप में डाल दूंगी। ओके, हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए आप लोग वहाँ से उसे नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, तो आज की प्रेजेंट क्लास में जो हमारा टॉपिक कंटिन्यू नहीं हो पाया था, आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग वही उसमें आगे डिस्कस करेंगे, सेबी गाइडलाइंस फॉर बैंकर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सेबी गाइडलाइंस फॉर बैंकर्स में हम लोग जो लास्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था कोड ऑफ कंडक्ट, जिसमें कि डिफरेंट पॉइंट्स थे सेबी के अकॉर्डिंग बैंकर्स के लिए इशू किए गए हैं डिफरेंट कोड ऑफ कंडक्ट, जिसमें कि हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स लास्ट क्लास में स्टडी किए थे, जिसमें आपका 7 पॉइंट तक आप लोगों ने स्टडी कर लिया था। नेक्स्ट जो आपका आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग 8 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। ओके स्टार्ट। 8 पॉइंट है आपका, बी प्रॉम्प्ट इन डिसबर्सिंग डिविडेंड्स, इंटरेस्ट और any such accrual income received or collected by him on behalf of his clients। मीन्स सेबी के अकॉर्डिंग बैंकर्स को ये भी गाइडलाइंस दी गई है, ये भी उनसे डायरेक्ट किया गया है कि जितने भी तरह के डिविडेंड्स हैं, जो भी वो डीलिंग कर रहे हैं इश्यूज़ में, जो भी सिक्योरिटीज़ पे डिविडेंड है, शेयर पे, जो कि डेप्ट पे इंटरेस्ट है, और उसके अलावा कोई भी एक्रूअल इनकम है तो जो कि बैंकर्स ने रिसीव किए हैं और कलेक्ट किए हैं अपने क्लाइंट के बिहाफ पर, उसे उन्हें डिसबर्स करने में किसी भी प्रकार की देरी नहीं करनी चाहिए। मीन्स विदाउट डिले बैंकर्स को जितने भी डिविडेंड्स, इंटरेस्ट एंड एक्रूअल इनकम है उनको अपने क्लाइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट जो आपको पॉइंट है 9 पॉइंट, उसमें ये बोला गया है कि not make any exaggerated statement, whether oral or written, to the client either about its qualification or capability to render certain services or its achievement in regard to services rendered to other client। नेक्स्ट जो गाइडलाइन है आपका 9 पॉइंट, उसमें सेबी ये डायरेक्ट करती है बैंकर्स को कि उन्हें किसी भी प्रकार का, चाहे वो ओरल हो चाहे रिटर्न, मीन्स लिखित हो या मौखिक हो, किसी भी प्रकार का इस तरह का स्टेटमेंट अपने क्लाइंट को विंडो ड्रेसिंग के रूप में, मीन्स दिखावा के रूप में प्रेजेंट नहीं करना है। एग्जीग्रेटेड स्टेटमेंट प्रेजेंट नहीं करना है बढ़ा चढ़ाकर। जो भी उनके अचीवमेंट्स हैं, जो कैपेबिलिटी है, क्वालिफ़िकेशंस हैं, उन्हें सिर्फ उससे रिलेटेड ट्रू पिक्चर या ट्रू इन्फॉर्मेशन ही अपने क्लाइंट को प्रेजेंट करनी है। मीन्स सेबी बैंकर्स को ये डायरेक्ट करती है कि आप किसी भी तरह का अपने क्लाइंट को कोई भी आप एग्जीग्रेटेड स्टेटमेंट, मीन्स दिखावा वाला स्टेटमेंट या बढ़ा चढ़ाकर फॉल्स स्टेटमेंट आप प्रेजेंट नहीं कर सकते हो, चाहे वो ओरल हो या रिटर्न। जो भी आप प्रेजेंट करोगे अपने क्लाइंट के सामने वो ट्रू होनी चाहिए, मीन्स सही होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए और फेयर होनी चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का मिसलीडिंग उस स्टेटमेंट में ना तो की गई हो, चाहे वो उनकी क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड हो, कैपेबिलिटी से रिलेटेड हो, या फिर उनके सर्विसेज और उनकी अचीवमेंट से रिलेटेड हो। तो जो भी वो क्लाइंट्स को अपने प्रोवाइड करेंगे उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी मिसलीडिंग स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं होना चाहिए। जो भी बातें हैं वो ट्रू होनी चाहिए। ओके, क्लियर इट। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है
10 पॉइंट स्क्रीन पर आप देख सकते हो, वो है ऑलवेज endeavor to render the best possible advice to the clients, having regard to the client's needs and the environments and his own professional skill. इसके अलावा बैंकर्स जो हैं, बैंकर्स को ये भी गाइडलाइंस फॉलो करनी है कि जब भी वो अपने क्लाइंट्स को एडवाइस दे सकते हैं, जो भी वो एडवाइस देंगे क्लाइंट्स के साथ वो नीड्स से रिलेटेड हो, मीन्स क्लाइंट्स की आवश्यकता से जो संबंधित हो, इन्वायरमेंट से संबंधित हो, या फिर उनके ओन प्रोफेशनल स्किल से संबंधित कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है, कोई भी एडवाइस है, वो बैंकर्स हमेशा अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको वो बेस्ट पॉसिबल एडवाइस ही प्रोवाइड करेंगे। मीन्स बैंकर्स को सेबी के तरफ से ये डायरेक्ट किया गया है कि आप अपने क्लाइंट्स को जब भी उनके नीड्स से रिलेटेड, उनके इन्वायरमेंट से रिलेटेड, या फिर उनके ओन प्रोफेशनल स्किल से रिलेटेड जितनी भी एडवाइस है, आप बेस्ट पॉसिबल एडवाइस आप हमेशा ऑलवेज अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करिए, ठीक है, जिससे कि आप अपने क्लाइंट को किसी भी तरह से मिसगाइड नहीं कर सकते हो। आपको मिसगाइड नहीं करना है, मीन्स कोई ऐसी एडवाइस नहीं देनी है जो कि क्लाइंट के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। तो जो भी आपको उनको एडवाइस देनी है वो बेस्ट होनी चाहिए और वो क्लाइंट के इंटरेस्ट और उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट जो आपको पॉइंट है 11 पॉइंट, स्टार्ट करते हैं। 11 पॉइंट है आपका नॉट डिवल्ज टू एनीबॉडी आइदर ओरली और इन राइटिंग, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स क्लाइंट्स which has come to its knowledge without taking prior permission of its clients. तो बैंकर्स को सेबी की तरफ से ये भी गाइडलाइंस इशू की गई है कि आप किसी भी तरह से आप इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होंगे, चाहे कि वो ओरली हो, रिटन हो, डायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली हो। मीन्स अपने क्लाइंट से रिलेटेड जो भी आपके क्लाइंट से रिलेटेड जो भी उनकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो आपको ना तो ओरली, ना रिटन, ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको किसी को भी उसकी नॉलेज नहीं देनी है, किसी को भी वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी है विदाउट टेकिंग प्रायर परमिशन ऑफ इट्स क्लाइंट्स। बिना आप अपने क्लाइंट के परमिशन के आप उनसे रिलेटेड कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आप किसी को भी प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। फिर से देखिए, सेबी ने ये कहा है कि जितने भी बैंकर्स हैं वो बिना अपने क्लाइंट के परमिशन के कोई भी उनसे रिलेटेड उनकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन वो चाहे ओरली, चाहे रिटन या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी से भी शेयर नहीं करेंगे। ओके, क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड मेक एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ हीज इंटरेस्ट। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें कहा गया है कि बैंकर्स को किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होने देना है इंटरेस्ट के अगेंस्ट। मीन्स जो भी उनके क्लाइंट्स हैं वो उनके इंटरेस्ट को एडुकेटली डिस्क्लोज करेंगे और किसी भी प्रकार का उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई मतभेद हो, वो बैंकर्स को अवॉइड करना है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट पोजीशन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, पुट इन प्लेस अ मैकेनिज्म टू रिजॉल्व एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिचुएशन that may arise in the conduct of its business or where any conflict of interest arise should take reasonable steps to resolve the same in an adequate manner. नेक्स्ट जो गाइडलाइंस है वो ये है कि बैंकर्स को एक मैकेनिज़्म अपने पास एक क्रिएट करनी है, सेटअप करनी है, जिसके थ्रू अगर किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट या मतभेद
उत्पन्न हो जाता है या ऐसी स्थिति सिचुएशन आ जाती है, तो उस टाइम पर बैंकर्स उस मैकेनिज्म के थ्रू ईज़िली उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सके, मीन्स उन मतभेदों का निपटारा कर सके, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो और या फिर उसको रिजॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने के लिए जो भी स्टेप्स हैं वो बैंकर्स अडॉप्ट करें इक्विटेबल मैनर में, मीन्स उसमें किसी भी तरह का कोई पक्षपात या कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट स्टेप, मेक एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर to the clients of its possible source or potential areas of conflict of duties and interest while acting as banker to an issue which would impair its ability to render fair, objective and unbiased service. नेक्स्ट जो गाइडलाइंस है वो ये है कि बैंकर्स को अपने क्लाइंट्स को पूरी तरह से एप्रोप्रिएट डिस्क्लोज करना है, जो भी उनकी पोटेंशियल एरियाज़ हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या इंटरेस्ट है, जब भी वो अगर बैंकर्स टू एन इशू एक्ट कर रहे हैं, उनकी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी क्या एबिलिटी है। तो इसमें कि ये चीज़ जो है वो एकदम फेयर होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए एंड अनबायस्ड सर्विस होनी चाहिए। मीन्स जो भी सर्विस बैंकर्स टू एन इशू अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार की पार्शियलिटी या बायस वो सर्विस नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आइए 15 पॉइंट। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये है नॉट इंडल्ज इन एनी अनफेयर कंपटीशन, not indulge in any unfair competition which is likely to harm the interest of other bankers to an issue or investors, or is likely to place such other bankers to an issue in a disadvantageous position while competing for or executing any assignment. मीन्स जो बैंकर्स टू एन इशू हैं उन्हें किसी तरह की कोई अनफेयर कंपटीशन में इन्वॉल्व नहीं होना है। मीन्स जो कि प्रतिस्पर्धा है वो फेयर होनी चाहिए, किसी भी तरह से उन्हें अनफेयर कोई प्रतिस्पर्धा में इन्वॉल्व नहीं होना है जो कि अदर जो बैंकर्स टू एन इशू हैं या इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, उनके हित के खिलाफ हो, या फिर वो अदर बैंकर्स टू एन इशू को किसी भी तरह से कोई हार्म ना करे या उन्हें ऐसी किसी कंडीशन में ना पहुंचाएं जिससे कि वो अपने वर्क को ईज़िली प्ले नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये पॉइंट है कि बैंकर्स टू एन इशू को किसी भी तरह से कोई अनफेयर कंपटीशन में इन्वॉल्व नहीं होना है जो कि उनके इन्वेस्टर्स या फिर जो कि अदर बैंकर्स टू एन इशू के इंटरेस्ट के अगेंस्ट। ये भी सेबी की तरफ से गाइडलाइंस है बैंकर्स टू एन इशू के। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 16 पॉइंट, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंगस्ट इट्स क्लाइंट्स सेव एंड एक्सेप्ट ऑन एथिकल एंड कमर्शियल कंसिडरेशन। नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंगस्ट इट्स क्लाइंट्स सेव एंड एक्सेप्ट ऑन एथिकल एंड कमर्शियल कंसिडरेशन। मीन्स बैंकर्स टू एन इशू को अपने क्लाइंट्स, जितने भी उनके क्लाइंट्स हैं उनमें किसी भी प्रकार का उनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। मीन्स किसी भी तरह का अपने क्लाइंट्स के साथ भेदभाव नहीं करना है। जो भी सारे क्लाइंट्स हैं उन्हें एक जैसा उनको ट्रीट करना है, एक्सेप्ट ऑन इथिकल एंड कमर्शियल कंसिडरेशन। हाँ, जब कोई ऐसी कमर्शियल कंसिडरेशंस होती हैं सिवाय इसके जितने भी बैंकर्स टू एन इशू के क्लाइंट्स हैं उनको सभी को एक समान ट्रीट करना है, किसी भी तरह का उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आइए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंश्योर दैट एनी चेंज इन रजिस्ट्रेशन स्टेटस, एनी पिनल एक्शन टेकन बाय द सेबी or any material change in financials which may adversely affect the interest of clients or investors
is promptly informed to the clients and business remaining outstanding is transferred to another registered person in accordance with any instructions of the affected clients or investors. ओके, तो ये क्या है, स्टार्ट करते हैं कि किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन, अगर बैंकर्स टू एन इशू के रजिस्ट्रेशन एक्शन में किसी भी तरह का अगर चेंजेस हो या फिर कोई भी सेबी ने कोई ऐसा पिनल एक्शन किसी बैंकर्स के अगेंस्ट लिया हो और एनी मटेरियल चेंज इन फाइनेंशियल, या फिर उन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी तरह का मटेरियल्स मीन्स किसी तरह की मॉनेटरी चेंजेस की हो विच में एडवर्सली, जो कि क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, मीन्स उनको क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स के हित के खिलाफ हो या उनको एडवर्सली अफेक्ट करे, तो इन चीज़ों को इस प्रॉम्प्टली इन्फॉर्म टू द क्लाइंट्स, इन चीज़ों को बैंकर्स टू एन इशू को तुरंत ही अपने क्लाइंट्स को इन्फॉर्म करना है एंड बिजनेस रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग इज ट्रांसफ़र टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन, और जो भी बिजनेस है वो उनको ट्रांसफ़र कर देना है अनदर रजिस्टर्ड पर्सन में जिन्होंने बैंकर्स टू एन इशू के लिए सेबी के पास रजिस्टर्ड कराया है इन अकॉर्डेंस विद एनी इंस्ट्रक्शंस ऑफ द अफेक्टेड क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स। ठीक है, फिर से देखिए ये वाला कि अगर कोई बैंकर्स टू एन इशू किसी भी तरह का अपने रजिस्ट्रेशन स्टेटस में उसके चेंजेस होता है या फिर सेबी उसके अगेंस्ट कोई पिनल एक्शन लेती है या उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किसी तरह की मटेरियल चेंजेस होती है जो कि उसके क्लाइंट्स को या इन्वेस्टर्स को एडवर्सली अफेक्ट करता है, जो उनके हित के खिलाफ है, तो ऐसे बैंकर्स टू एन इशू को सेबी की तरफ से ये गाइडलाइंस है कि उनको तुरंत ही अपने क्लाइंट्स को इसकी सूचना देनी है और जो भी अपना बिजनेस है वो अनदर रजिस्टर्ड जो बैंकर्स टू एन इशू है उनको ट्रांसफ़र कर देना है, जिससे कि जो अफेक्टेड क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स हैं उनको कोई भी हार्मफुल मीन्स उनके साथ कोई भी उनको नुकसान ना हो। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट है 18 पॉइंट, मेंटेन एन एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसी एंड अबाइड बाय द प्रोविजंस ऑफ द सेबी एक्ट, regulations, circulars and guidelines of the SEBI. The banker to an issue should also comply with the award of the Ombudsman passed under the SEBI Ombudsman Regulations 2003. बैंकर्स टू एन इशू को जो भी उनकी नॉलेज है, जो भी उनकी कॉम्पिटेंसी योग्यता है, उन्हें एक एप्रोप्रिएट लेवल उनको मेंटेन करके हमेशा रखना है। ये सेबी की तरफ से डायरेक्ट है उनको, और जितने भी सेबी के एक्ट हैं, रेगुलेशंस हैं, सर्कुलर्स हैं, गाइडलाइंस हैं, उनको पूरी तरह से उनके प्रोविज़न्स को, उनके प्रावधानों को बैंकर्स टू एन इशू को पूरी तरह से फॉलो करने हैं। और जो अम्बुड्समैन रेगुलेशन है, सेबी अम्बुड्समैन रेगुलेशंस 2003, उसके साथ भी जो भी चीज़ें हैं उसके साथ भी बैंकर्स टू एन इशू को उनको अम्बुड्समैन रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो भी गाइडलाइंस है उन्हें भी उसे फॉलो करनी है। ओके, मीन्स बैंकर्स टू एन इशू को जो भी उनकी नॉलेज कॉम्पिटेंसी उनको एप्रोप्रिएट लेवल पूरी तरह से अच्छी तरह से मेंटेन करके रखना है। जितने भी सेबी के एक्ट, रेगुलेशन, गाइडलाइंस, प्रोविजंस है सबको पूरी तरह से फॉलो करना है। उसके अलावा जो भी अम्बुड्समैन रेगुलेशन 2003 के अकॉर्डिंग जितने भी प्रोविजंस हैं उनको भी उसे फॉलो करना कंपल्सरी है। ओके, क्लियर हो गया? नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योर दैट द सेबी इज प्रॉम्प्टली इन्फॉर्म अबाउट एनी एक्शन, ensure that the SEBI is promptly informed about any action, legal proceeding, etc. initiated against it in respect of any material breach of non-compliance by it of any law, rules, regulations and directions of the SEBI or any of other regulatory body.
सेबी के तरफ से बैंकर्स टू एन इशू को ये भी गाइडलाइंस है कि अगर वो किसी भी तरह की कोई ब्रीच, मटेरियल ब्रीच कर मीन्स किसी भी तरह की वो कॉन्ट्रैक्ट को या कोई भी जो सेबी के लॉ हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके जितने भी डायरेक्शंस हैं, अगर कोई भी बैंकर्स टू एन इशू उनको किसी भी तरह से ब्रीच करता है मीन्स उनसे तोड़ता है, फॉलो नहीं करता है, या जो भी अदर रेगुलेटरी बॉडीज़ के जो रूल्स रेगुलेशंस है उनको फॉलो नहीं करता है, तो बैंकर्स टू एन इशू के लिए सेबी की तरफ से गाइडलाइन है कि उन्हें तुरंत ही इसकी सूचना सेबी को प्रोवाइड करनी चाहिए। जो भी उसके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग्स है, जो भी एक्शंस है, इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उन्हें ऑन द स्पॉट तुरंत ही सेबी को इन्फॉर्म, उसकी सूचना देनी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये आपका 20 पॉइंट है। नॉट मेक एनी अनट्रू स्टेटमेंट ऑफ suppress any material fact in any documents, reports, papers or information furnished to the SEBI। तो बैंकर्स टू एन इशू को ये भी कहा गया है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में, रिपोर्ट्स में, पेपर्स में, इंफॉर्मेशन जो भी आप सेबी को प्रोवाइड कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों में कोई भी आपको अनट्रू स्टेटमेंट या कोई भी ऐसा मटेरियल फैक्ट आपको इसमें प्रेजेंट नहीं करना है। मीन्स जो भी आप सेबी के पास डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हो, जो भी रिपोर्ट्स आप दे रहे हो, जो भी पेपर या जो भी इंफॉर्मेशन आप सेबी को फर्निश कर रहे हो, उसमें किसी भी तरह का कोई भी अनट्रू स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। मीन्स झूठी बातें नहीं होनी चाहिए। जो बातें आप सेबी को फर्निश कर रहे हो वो पूरी तरह से डॉक्यूमेंट्स रेलेवेंट होना चाहिए, पूरी तरह से फेयर होना चाहिए, और आप किसी भी तरह का कोई अगर मटेरियल फैक्ट है आपको उसमें हाइड नहीं करना है। मीन्स सेबी से आपको किसी भी तरह की चीज़ें छिपानी नहीं है। जो भी चीज़ें हैं, जो भी एग्जैक्ट ट्रू चीज़ें हैं, आपको सेबी के सामने वो सारी चीज़ें प्रेजेंट करनी है। ओके, मीन्स बैंकर्स टू एन इशू को ये भी गाइडलाइंस दिया गया है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स, रिपोर्ट्स जो भी आप सेबी को सबमिट करोगे, जो भी आप प्रोवाइड करोगे, उसमें आप किसी भी तरह की कोई भी असत्य बातें या असत्य कोई भी स्टेटमेंट, विवरण आप प्रेजेंट नहीं करोगे। ओके, क्लियर है? तो ये था आपका लास्ट पॉइंट, कोड ऑफ कंडक्ट का 20 पॉइंट। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसमें जो आपको सेबी गाइडलाइंस बैंकर्स टू एन इशू में पढ़ना है वो है, थोड़ा सा एक्शन भी पढ़ लेते हैं इसमें हम लोग, कि अगर बैंकर्स टू एन इशू डिफ़ॉल्ट की स्थिति होती है तो उस टाइम पर क्या एक्शन उनके खिलाफ लिया जा सकता है सेबी के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये पॉइंट के बाद ये टॉपिक जो अभी हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, इसके बाद आपका ये पूरा टॉपिक जो है सेबी गाइडलाइंस फॉर बैंकर्स टू एन इशू, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आपको इसमें और कोई चीज़ें नहीं पढ़नी है। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। एक्शन इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट मीन्स चूक की स्थिति में कार्रवाई। स्टार्ट करते हैं। With a view to ensure effective regulation of the activities of the bankers to an issue, the SEBI is empowered to suspend, cancel their registration certificate। जितनी भी बैंकर्स टू एन इशू की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो उनकी क्रियाएं हैं, अगर वो इफ़ेक्टिव वे में नहीं चलती हैं और बैंकर्स टू एन इशू किसी भी प्रकार की अगर सेबी को लगे कि वो गड़बड़ी कर रहे हैं, तो सेबी को ये पूरी तरह से पावर है कि वो उनकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को सस्पेंड कर सकती है कुछ सालों तक, कुछ टर्म पीरियड के लिए, या फिर उनको कैंसिल भी कर सकती है। मीन्स कोई भी बैंकर्स टू एन इशू अगर कोई ऐसा काम करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो अभी हम पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे कि ग्राउंड्स ऑफ सस्पेंशन क्या है। मीन्स किस स्थिति में जो सेबी है वो बैंकर्स टू एन इशू की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को सस्पेंड कर सकती है या कैंसिल कर सकती है।
ओके, जिसमें कि आपका सस्पेंशन का फर्स्ट पॉइंट ग्राउंड्स ये है, वो क्या कंडीशन हो सकती है, द बैंकर वायलेट्स द प्रोविजंस ऑफ द सेबी एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस। मीन्स अगर कोई बैंकर सेबी के एक्ट, सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को किसी भी तरह से वायलेट्स करता है, मीन्स फॉलो नहीं करता है या ब्रेक करता है, तोड़ता है, तो सेबी उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकती है या सस्पेंड कर सकती है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, fails to does not furnish the required information or furnishes wrong or false information। अगर कोई भी बैंकर्स टू एन इशू फेल हो जाता है, सेबी को जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं जो सेबी मांगती है वो चीज़ अगर आप सबमिट करने में फेल हो जाता है कोई बैंकर, या फिर वो सेबी को गलत या झूठी सूचनाएं प्रदान करता है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है, तो भी सेबी उनके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकती है। नेक्स्ट, fails to resolve investor complaints to give satisfactory reply to SEBI। या फिर कोई भी बैंकर्स इन्वेस्टर्स के कंप्लेंट्स को रिसॉल्व करने में, उनके ग्रीवांसेस, उनकी शिकायतों का निपटारा करने में अगर फेल होता है तो भी सेबी उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देती है। नेक्स्ट है, इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, अनप्रोफेशनल कंडक्ट, इनकॉन्सिस्टेंट विद द प्रेस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट। वही जो कि अभी हम लोगों ने अभी जो स्टडी किया कोड ऑफ कंडक्ट, जिसमें कि 20 पॉइंट्स आपने स्टडी किए, अगर वो सारी कोड ऑफ कंडक्ट जो कि सेबी की तरफ से दिए हैं, अगर उसमें किसी भी तरह से बैंकर्स ने उनको कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं किया या उसमें किसी भी तरह से उसने उसके साथ मिसकंडक्ट किया, तो भी सेबी उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकती है। नेक्स्ट है, fails to pay fees and carry out his obligations as specified in the regulations। इसके अलावा अगर कोई भी बैंकर्स टू एन इशू जो कि सेबी ने डिसाइड की है कि उनको इतनी फ़ीस सेबी को प्रोवाइड करनी है, जमा करनी है सेबी के पास, अगर वो फेल हो जाते हैं, सेबी को वो फ़ीस नहीं जमा करते हैं, या फिर वो जो भी सेबी के अकॉर्डिंग जो उनके ऑब्लिगेशंस हैं, जो उनके दायित्व हैं, वो उन्हें फुलफ़िल नहीं करते हैं, पूरी तरह से नहीं निभाते हैं, तो भी सेबी उनके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकती है। क्लियर है? आगे देखिए, द सेबी कैन कैंसल रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ 1 रिपीटेड डिफ़ॉल्ट्स। अब सेबी कुछ केस में और भी है जो सेबी उनके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकती है। वो क्या क्या केसें हैं, कुछ और भी पॉइंट्स है इसमें। रिपीटेड डिफ़ॉल्ट्स लीडिंग टू सस्पेंशन ऑफ अ बैंकर, अगर बार बार अगर किसी बैंकर का सेबी ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है, लेकिन फिर से उसने वही गलती की, रिपीट किया, तो भी सेबी उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकती है। इसके अलावा the deterioration in his financial position which likely to adversely affect the interest of the investors, या फिर किसी भी तरह की कोई भी अगर बैंकर्स जो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन में अगर बहुत सारी चीज़ें वो गड़बड़ी करता है या मिसकंडक्ट करता है, उसमें मिस स्टेटमेंट दिखाता है, या फिर बहुत सारी चीज़ें छिपाता है, या वो गबन करता है, या उसको सेबी को प्रेजेंट करने में वो किसी भी प्रकार की अगर उसमें फॉल्स इंफॉर्मेशन डालता है, फिगर्स के साथ अगर वो छेड़खानी करता है, मीन्स उसमें अप डाउन करता है, तो भी सेबी जो है उस टाइम पर, जिससे कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके जो कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट होते हैं, जिससे कि निवेशकों की हितों की रक्षा नहीं होती है, तो भी सेबी उनके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देती है। क्लियर है? नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है इसमें आपका, द बीइंग फाउंड गिल्टी ऑफ फ्रॉड कन्विक्टेड ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस। इसके अलावा अगर कोई भी बैंकर्स जो कि सिक्योरिटीज़ मार्केट में जो डीलिंग कर रहे हैं, जो कि सेबी द्वारा रजिस्टर्ड है,
अगर वो किसी भी तरह का कोई फ्रॉड करते हैं अपने इन्वेस्टर्स के साथ या फिर अपने किसी भी क्लाइंट्स के साथ या कोई भी अपने दूसरे अदर बैंकर्स के साथ, या अगर वो कोई क्रिमिनल ऑफेंस करते हैं, मीन्स कोई ऐसा अपराध करते हैं जो कि एक क्राइम हो, तो उस टाइम पर भी सेबी उनके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देती है। ओके, क्लियर है? तो ये था आपका सेबी गाइडलाइंस फॉर बैंकर्स टू एन इशू। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। इसमें सारे पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, इसके अलावा आपको इसमें और कोई चीज़ें नहीं पढ़नी है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसमें आगे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो भी है आपका। ओके, सो द प्रेजेंट क्लास इज़ ओवर।